हेलो दोस्तों, ये क्लास 10th का लेसन नंबर 2 है साइंस का, अम्ल क्षारक और लवण। इसके इस वीडियो में हमने लगभग सभी टॉपिक कवर किए हैं। देखते हैं टॉपिक नंबर 1, विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। देखिए, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने शक्कर ले लिया, चीनी ले ली। ये कोई जलीय ये इसमें एक बर्तन है, इसके अंदर ये जल भर लिया हमने और इसके अंदर हमने बाहर से चीनी डाल दी। तो अब ये हमारा क्या कहलागा, चीनी का जलीय विलयन या शक्कर का जलीय विलयन। अब इस शक्कर के जलीय विलयन में, या इसे जलीय विलयन शरबत भी बोलते हैं, इसमें अगर हम कोई लाइट का तार डालें और उसमें पूरे शक्कर में करंट उत्पन्न हो जाए या बिजली का करंट महसूस हो, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे विलयन में बिजली का करंट जा रहा है। तो ये चीनी जो हमने डाली थी बाहर से, या शक्कर जो भी डाला था ये हमने, इस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने लिखा, वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में, तो ये शक्कर का जलीय विलयन हो गया, विद्युत धारा प्रभावित की जाती है। जब हम लाइट का करंट गुजारते हैं, किसी भी कोई तार डालते हैं जिसपे विद्युत धारा प्रभावित की जा रही हो और उसमें सारे विलयन में विद्युत धारा प्रभावित हो जाए, तो फिर उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि इस विलयन, ये जो विलयन है शक्कर का विलयन है, तो शक्कर को वैद्युत अपघट्य बोलेंगे इस टाइम। ऐसे और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ दे रखा HCl प्लस H2 प्लस Cl। जब HCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो उस विलयन में सारे में विद्युत धारा चली जाती है, तो इसलिए HCl को वैद्युत अपघट्य बोलेंगे। देखिए, अब यह है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे क्या, देखिए, कोई ये HCl का हमने जलीय विलयन लिया, HCl का हमने जलीय विलयन ले लिया, ठीक। इसमें जब हमने बाहर से करंट विद्युत धारा गुजारी, धारा डाली, तो जो HCl जिन जिन कंपाउंडों से मिलकर बना था वो उन दोनों में अलग अलग हो गया। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो इसे अपने तत्वों में बंटने को, जिन तत्वों से मिलकर ये बना हुआ था उन तत्वों में बंटने को विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। अपघटन शब्द का मतलब है कि उस पदार्थ का दो भागों में बट जाना जिनसे वह मिलकर बना हुआ था। जैसे यहाँ पर HCl H2 और Cl से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जब HCl को पानी में डाला और बाहर से करंट लगा दिया, तो HCl हाइड्रोजन और Cl में बट गया, दो भागों में बट गया, तो इसका क्या हुआ, वैद्युत अपघटन हुआ। तो इसकी क्रिया का क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटन। जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, इस क्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे कि 2HCl H2 गैस है और Cl2 भी गैस है, तो इसलिए आगे G लिख रखा, गैस का पहला शब्द, ठीक। अब आयनन या वैद्युत वियोजन। देखिए, आयनन और वैद्युत वियोजन, ये आयनन है और वैद्युत वियोजन है या वैद्युत वियोजन है। तो इस वैद्युत अपघटन में और वैद्युत वियोजन में बहुत ही कम फर्क है। सिर्फ देखिए, जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक के साथ घोलते हैं तो वह अपघट्य दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में बट जाता है। देखिए, उसमें भी जो है वो जो अपघट्य था वो अपने
दो दो भागों में बट रहा था जिनसे मिलकर बना था, लेकिन इसमें आवेशित कणों में बटेगा। जैसे क्या NaCl है, तो ये क्या कह रहे हैं, जब किसी विद्युत अपघट्य को, जब किसी विद्युत कोई ऐसा पदार्थ है जो विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य भी कोई और भी विलायक हो, यहाँ पर जल भी हो सकता है, कोई अन्य विलायक भी हो सकता है, घोलने पर, तो वह अपघट्य दो प्रकार के विद्युत आवेशित कणों में बट जाता है। जैसे कि NaCl है, तो जब इसे जल में डाला तो ये Na अलग हो गया और Cl अलग हो गया, और Na पे प्लस चार्ज है और Cl पर माइनस चार्ज है, तो Na प्लस चार्ज में बदल गया और Cl माइनस चार्ज में बदल गया। तो ये यही तो कह रहे हैं कि जब किसी विद्युत अपघट्य को जल या किसी अन्य विलायक में घोलते हैं तो वह अपघट्य दो प्रकार के आवेशित कणों में बट जाता है, इसे ही आयनन कहते हैं, आयनन या विद्युत वियोजन कहते हैं। अपघट्य विलायक बोलते हैं उस पदार्थ को जो घोलता है। जैसे क्या, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये विलय एक पदार्थ है और विलायक एक पदार्थ है और विलयन एक तीसरा वो है। तो विलय, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये एक बर्तन लिया मैंने, ठीक, इसमें पानी भर लिया, ठीक, और बाहर से नमक डाल दिया या चीनी डाल दी, ठीक, और डाली काय में है, पानी में। तो चीनी पानी में घुली तो घोलने वाला क्या है, पानी, तो पानी को क्या बोलेंगे, विलायक, ठीक। घुल क्या रहा है, चीनी, ये क्या हो गई, विलय। और जब इन दोनों के मिक्सिंग से जो मिलकर तैयार हुआ है उसे क्या बोलेंगे, विलयन, ठीक। तो जो पदार्थ घुलता है वो विलय होता है, जो पदार्थ घोलता है वह विलायक होता है, और जो घुलने के बाद जो जो तैयार होता है प्रोडक्ट, उसे विलयन बोलते हैं, ठीक। तो इन तीनों शब्दों का ध्यान रखना, ये बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए आयनन, देखिए आयन किसे कहते हैं, जब किसी परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश होता है तो वह परमाणु आयन कहलाता है। यदि परमाणु पर आवेश धन होगा तो वो धनायन कहलाएगा, तथा ऋण होगा तो ऋणायन कहलाएगा। देखिए ये है Li, Na, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब जो है ये स्टेम क्या है, इन्हें लिथियम का परमाणु, इसे सोडियम का परमाणु, सोडियम परमाणु बोलेंगे, इसे पोटेशियम परमाणु बोलेंगे, परमाणु। यदि इन पर किसी प्रकार की बैलेंसी हो जाए, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, तो इस पर क्या है, एक बैलेंसी हो गई, तो अब इसे बोलेंगे लिथियम का आयन, लिथियम आयन। और इस पर प्लस बैलेंसी है तो धन आयन, यहाँ को लिख देंगे धन आयन, ये इस पर लिख दूंगा, चलो, सोडियम धन आयन, पोटेशियम धन आयन। यदि किसी और पदार्थ पर जो है, जैसे Cl है, Cl पर माइनस वैलेंसी होती है तो कैलोरीन ऋण आयन। तो इससे आपको परिभाषा आप समझ गए होंगे कि क्या होगी। जब किसी परमाणु पर, ये परमाणु थे, तो जब किसी परमाणु पर कोई चार्ज आ जाता है तो वह आयन कहलाता है। यदि प्लस चार्ज होता है तो धन आयन होता है, और यदि माइनस चार्ज होता है तो ऋण आयन होता है, ठीक है। जैसे कि अब इस परिभाषा में लो, जब किसी परमाणु पर किसी प्रकार का आवेश होता है तो वह परमाणु आयन कहलाता है। यदि परमाणु पर आवेश धन होगा तो धनायन, तथा ऋण होगा तो ऋणायन कहलाएगा। जैसे कि Na धनायन है और Cl ऋणायन है, ठीक। अब बात करते हैं अम्ल के बारे में, एसिड। देखिए अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं।
ठीक। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं तथा H आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन है को लिखा जाएगा अन्य धन आयन, ये धन है, कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, ये क्या HCl, जब ये उसमें विलयन ऐसे उसमें घोला, पानी में घोला, तो इन्होंने क्या दिया, प्लस का H आयन दिया, कि ये धन आयन की बात कर रहे हैं। आयन ये भी है लेकिन ये माइनस का है, ये कह रहे हैं अतिरिक्त अन्य कोई धन आयन नहीं देते हैं। ठीक, तो H आयन दिया तो ये क्या हो गया, अम्ल। जो पानी में घुलने के बाद H आयन देगा, जो पदार्थ पानी में घुलने के बाद H आयन देगा तो उसे अम्ल बोलेंगे। ठीक, जैसे कि H2SO4 पानी में घुलने के बाद H आयन दिया, HNO3 पानी में घुलने के बाद H आयन दिया, तो ये सब पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल। अब इसकी एक परिभाषा और है, यदि किसी पदार्थ का pH स्केल में pH मान 7 से कम है तो वह अम्ल कहलाएंगे, और pH मान 7 से अधिक होगा तो वह क्षार कहलाएंगे। ये pH मान अम्ल के जो है 7 से कम होता है और क्षार का 7 से अधिक होता है। ठीक, अब देखिए कुछ इनके अम्लों के कुछ बेसिक गुण देख लेते हैं, रासायनिक गुण, समानताएं। सभी अम्लों की समानताएं देखते हैं कि क्या क्या समानताएं होती हैं। देखिए, सभी अम्लों में हाइड्रोजन अवयव अवश्य होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक, कि हाइड्रोजन होगा तभी जो है वह अम्ल कहलाएगा। सभी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित की जा सकती है। जितने भी अम्ल के विलयन होंगे, जितने भी अम्ल को पानी में या किसी और विलयन में डाला जा विलायक में डाल के विलयन तैयार किया जाए, अगर उसमें विद्युत धारा अगर डालें तो वो विद्युत धारा प्रभावित हो जाएगी उसमें। तो ये इसके लक्षण हैं। प्रबल अम्ल अच्छे संचारक होते हैं, वह अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, चमड़ी आदि को गला देते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। सभी अम्ल जल में विलय होते हैं। देखिए, ये क्या कह रहे हैं, सभी अम्ल जल में विलय होते हैं, मतलब हर एक अम्ल जल में घुल जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं घुले। ठीक, सभी अम्ल जल में घुलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं, हीट देते हैं। जब भी किसी अम्ल को देखें, जैसे कि तेजाब होता है, उसे हम पानी में डालते हैं तो साथ में ऊष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है, देखा होगा आपने कभी। तो उसे क्या बोलते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं वो पानी में डालने के बाद थोड़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है। ठीक, अब बात करते हैं अम्लों के रासायनिक गुणों के बारे में। अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड। सबसे पहले धातुओं से अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ये देखिए, ये धातुओं से अभिक्रिया है, और यहाँ पर जो है अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया है, अम्लों की धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया है। ये 3-4 टॉपिक हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे कि अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, इसे हमें पढ़ना होगा। ठीक, देखिए, धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। अम्ल धातु के साथ मिलकर हाइड्रोजन अलग कर देते हैं और बाकी पदार्थ के साथ मिलकर नया यौगिक बना लेते हैं। देखिए, ये क्या है, जिंक क्या है, एक धातु है, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हम ये क्या कह रहे हैं कि अम्ल धातु के साथ मिलकर, अम्ल ये हुए और ये धातु हुई, इसके साथ मिलकर हाइड्रोजन अलग कर देते हैं। ये देखिए, हाइड्रोजन अलग कर दी है और बाकी पदार्थ के साथ नया यौगिक बनाते हैं। बाकी जो पदार्थ है उसके साथ ये जिंक सल्फेट तैयार कर दिया। तो अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन अलग करते हैं और एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, या तो इससे ही लिख दोगे आप, अम्ल धातुओं से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप। ये अम्ल है, ये धातु है, मैग्नीशियम धातु है, ये अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है। ये भी, ये यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल था, धातु कौन सी थी, जिंक। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल ने धातु से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त की। तो परिभाषा यही तो है हमारी कि अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और नया यौगिक बनाते हैं। ठीक, अब अम्लों की धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया।
तो अम्ल अम्ल धातु कार्बोनेटों से क्रिया करके क्या बनाते हैं ये पढ़ेंगे अब हम। पहला पढ़ा था धातुओं से क्रिया, अब पढ़ रहे हैं धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। पीछे क्या बना रहे थे, इसे ये जो यौगिक था इसे लवण भी बोल सकते हैं, लवण भी बोल सकते हैं, ये जो यौगिक है इसे लवण भी बोल सकते हैं। तो क्या परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि अम्ल धातुओं के साथ मिलकर हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं। ठीक, और जैसे कि ये है लवण और हाइड्रोजन बन गया, इसे यौगिक भी बोलेंगे लवण भी बोल देंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उसमें लवण और हाइड्रोजन बना रहे थे, इसमें लवण और जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो परिभाषा क्या होगी कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो यही परिभाषा हो जाएगी, अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, अब अम्लों की धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके, पहला पढ़ा है हमने अम्लों की धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके, अब अम्लों की धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया पढ़ेंगे। देखिए इसमें भी सेम ही है बिल्कुल कि अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। तो ये हो गया अम्ल हो गया, ये अम्ल हो गया, ये धातु के बाइकार्बोनेट हो गए, तो ये लवण हो गया, ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो अम्ल धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर दें। इसी को हम परिभाषा में लिख देंगे, अम्ल धातु बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके जल और लवण बनाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। देखिए धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लों की धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक, जैसे कि पहले बनाया था, कौन सी रिएक्शन में बनाया था आपको दिखाऊं मैं। नहीं, पहले धातुओं से अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाई थी। ठीक, और धातुओं के कार्बोनेटों से क्रिया कर लवण और जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई थी। और धातुओं के बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई थी। अब धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं केवल। ठीक, तो धातु अम्ल ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड है प्लस HCl, ये अम्ल हो गया। ठीक, ये धातु के ऑक्साइड हो गया। तो धातु के ऑक्साइड और अम्ल आपस में मिलकर क्या बनाया, लवण बनाया और जल बनाया। जैसे कि लिख रखा है मैंने, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल, इन दोनों ने आपस में क्रिया करके लवण प्लस जल बनाया। काय का, धातु का लवण बनाया, कॉपर क्लोराइड। ठीक, और जल बनाया। अब लवण अम्ल के बारे में ये पूरा हुआ। अब पढ़ते हैं क्षार के बारे में। क्षारक किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए अम्ल की परिभाषा क्या थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की परिभाषा क्या होगी, वे यौगिक या वे पदार्थ जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH आयन देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। और अम्ल की परिभाषा क्या थी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं तथा इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। उसमें धनायन था, इसमें ऋणायन था। OH आयन के अलावा कोई ऋणायन नहीं देंगे। जैसे क्या, एग्जाम्पल देखिए, NaOH, जब इसे जल में घोला तो Na अलग हो गया और OH माइनस का ये आ गया। तो ये माइनस का OH आयन के अलावा कोई और आयन तो नहीं है यहाँ पर, ये तो प्लस का आयन है, इसकी तो हम काउंटिंग करेंगे ही नहीं। ये कह रहे हैं कि वे यौगिक जिसके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH देते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में NaOH है, तो जल में घोला तो Na अलग हुआ, OH अलग हो गया माइनस का, तो ये OH आयन दे दिया हमें, तो ये क्या हो गया, क्षारक।
दूसरे एग्जाम्पल में देख लो आप, KOH है, K अलग हो गया, OH अलग हो गया माइनस का, माइनस वैलेंसी का, तो ये भी क्षारक हो गया, ये OH आया इसमें भी, ये भी क्षारक हो गया। ठीक, तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में OH आयन देते हैं वह क्षारक कहलाते हैं। ठीक, अब क्षारकों के कुछ सामान्य गुण थे, जैसे कि पहले हमने अम्लों के गुण पढ़े थे, अब ऐसे क्षारकों के गुण पढ़ेंगे। क्या? प्रबल क्षार भी प्रबल संचारक होते हैं। संचारक का मतलब अर्थात लकड़ी, कपड़ा, चमड़ी को गला देते हैं। इनका स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। ये जल में विलय होते हैं, ये सब जल में घुल जाते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और अम्ल जो थे नीला लिटमस को लाल कर रहे थे, और ये इसका उल्टा है। ठीक, अब क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ेंगे हम कुछ, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वैस। नंबर 1 क्या है? क्षार वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। देखिए, क्षार वसा क्या होती है? चर्बी। तो क्षार जो है वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल बनाएंगे और वे साबुन बनाएंगे। जैसे कि मैंने सूत्र लिख रखा है ग्लिसरॉल और साबुन का। ये क्षार है और ये वसा का सूत्र है। ठीक, क्षार और वसा दोनों ने मिलकर ग्लिसरॉल बनाया और साथ में ये साबुन भी बनाया। ठीक, ये देखिए, ये है वसा का सूत्र और ये क्षार है NaOH, और ये इन्होंने ग्लिसरॉल बनाया और साबुन बनाया। तो परिभाषा क्या है? क्षार वसा के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। यही तो परिभाषा है, क्षार वसा के साथ अभिक्रिया करके ग्लिसरॉल में साबुन बनाते हैं। ठीक है, अब क्षारों की अम्लों से क्रिया। क्षारों की अम्लों से क्रिया, देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, क्षार और अम्ल आपस में अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आप, मैं थोड़े से उदाहरण देकर आपको एक बात समझाऊं। जब किसी ये गर्म पानी है, इसमें गर्म पानी में अगर ठंडा पानी डाला जाए, दोनों को मिलाया जाए, तो जो हमें पानी मिलेगा वो नॉर्मल पानी मिलेगा। नॉर्मल कह दो इसे या उदासीन कह दो, उदासीन। ठीक, तो मतलब ये क्या हो गया, ये गर्म और ठंडा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाया तो जो बीच वाली जो कंडीशन थी वो कौन सी है? नॉर्मल या उदासीन। ठीक, तो जो बीच की कंडीशन होती है उसे नॉर्मल या उदासीन, या जैसे कि एक और ले लो, जैसे कि एक होता खुशी, एक होता दुख। ठीक, और एक होता है नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल या उदासीन। तो इन सब बातों का मतलब जो है वो ही निकल कर आता है। जैसे कि अब अम्ल और क्षार एक दूसरे के उल्टे हैं, जब उन्हें आपस में मिलाया जाएगा तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा या तो वो क्या कहलागा, या अभिक्रिया जो कहलागी वो उदासीनीकरण कहलागी। देखिए, क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जो अम्ल का जो प्रभाव होता है, जैसे कि मैंने इस जगह ठंडे पानी ने जो गर्म पानी का प्रभाव था उसमें डालने के बाद उसका जो प्रभाव था वो ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया? नॉर्मल कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही क्षार जो है अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों का जो प्रभाव होता है, उसके अंदर जो तेजाबियत होती है, मान लिया किसी कपड़े पे गिर गया तो उसे जला दिया, या कहीं किसी की चमड़ी पे गिर गया तो उसकी खाल अलग कर दी, तो उसका जो वो प्रभाव होता है उसे ख़त्म कर देता है। और क्या करता है? क्षार अम्लों से अभिक्रिया करके अम्लों के प्रभाव को नष्ट कर देता है तथा लवण और जल बनाते हैं। ये क्षार हुए, ये अम्ल हुए, इन दोनों ने जब आपस में अभिक्रिया करी तो ये लवण बना, सोडियम क्लोराइड लवण बना और साथ में जल बना। अच्छा, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? जो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होगी उसे बोलेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण, जब क्षार अम्ल की उदासीन, जैसे कि सवाल आ सकता है कि उदासीनीकरण क्या होता है, तो अम्ल और क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक, अब ये धातुओं के दूसरा गुण देख लीजिए। धातुओं के साथ अभिक्रिया, पहले अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ी हमने, अब धातुओं के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या है कि क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या है? कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, परंतु सभी धातुओं के साथ यह क्रिया संभव नहीं है। कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जैसे क्या, ये क्षार ले लिया हमने NaOH और जिंक एक धातु ले ली, तो इन्होंने सोडियम जिंकेट बनाया और हाइड्रोजन गैस
मुक्त करी है। तो ये कह रहे हैं कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये धातु ले ली, ये हमने क्षार ले लिया, इन दोनों ने मिलकर सोडियम जिंकेट बनाया, एक मतलब लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस निकाली। ठीक, अब देखिए अधात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अधातु ऑक्साइडों के साथ CO2 गैस क्षारक के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। देखिए अधातु ऑक्साइड CO2, ये अधातु ऑक्साइड है गैस, क्षारक के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल बनाता है। जैसे कि अधातु ऑक्साइड ले लिया और क्षारक CaOH ले लिया, और ये जब क्रिया करी इन्होंने तो क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाया। जैसे कि मैंने लिख रखा अधातु ऑक्साइड प्लस क्षारक, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, लवण और जल। तो अधातु ऑक्साइड का किसी भी चीज़ के हों में तो वो क्षारक से मिलकर क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। ठीक, अभी आइए परिभाषा उदासीनीकरण, जो मैंने वैसे पीछे बता दी है लेकिन फिर भी और इसे डिटेल में समझ लो क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी पीछे कि ये गर्म पानी था और ये ठंडा पानी था। गर्म पानी ने ठंडे पानी का जो है गुण ख़त्म कर दिया, मतलब जो ठंडा था वो ठंडा नहीं रहा, उसमें कुछ गर्माहट आ गई, और ठंडे पानी ने गर्म पानी का गुण ख़त्म कर दिया। ठीक, उसमें जो गर्माहट थी वो गर्माहट ख़त्म हो गई, भी नीचे को आ गई, आज या थोड़ा नॉर्मल सा हो गया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। जैसे कि अब इसने क्या करा है कि ठंडे ने इसका प्रभाव ख़त्म करा है और गर्म ने इसका प्रभाव ख़त्म करा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि जब अम्ल तथा क्षार के विलयन को आपस में मिलाया जाता है, जब दोनों को, अम्ल का विलयन और क्षार का विलयन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो मिलाया जाता है, तो अम्ल क्षार के प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के उपरांत लवण तथा जल बनता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये अम्ल है, ये क्षार है, जब ये दोनों आपस में मिले तो अम्ल ने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया और क्षार ने इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया, और मिलने के बाद लवण बनाया और साथ में जल। लवण क्या, कोई किसी भी यौगिक को लवण बोलते हैं, तो ये लवण क्या है, NaCl, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो ये अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बना रहे हैं। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, क्षार। ठीक, और ये क्या है, अम्ल है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, लवण और जल बनाया। ठीक, तो यही हम जो है अभिक्रिया में पढ़ रहे हैं। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ये पूरी अभिक्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब अम्ल व क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं, और साथ में लवण और जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब छोटा सा टॉपिक और है कि उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक, अब जैसे ये हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, तो अब पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। तो उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होगी, हीटिंग होगी। जैसे कि ये हमने पीछे जो से अभी हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी है, तो जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं, तो साथ में कुछ हीटिंग ऊष्मा भी देंगे, तो वो उस ऊष्मा को ही उदासीनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। मतलब ये लवण और जल बना दिया, लेकिन साथ में कुछ ऊष्मा भी, जब इनकी आपस में क्रिया होगी तो वो क्रिया से थोड़ी एक तपन निकलेगी, तपन टाइप निकलेगी, एक ऊष्मा निकलेगी, तो उसे बोलेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के विलयनों को जब परस्पर आपस में मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, तो उस अभिक्रिया में अवशोषित ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे कि HCl 1 ग्राम ले लिया, मतलब 1 ग्राम अम्ल लिया, 1 ग्राम क्षार लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 1 ग्राम ये लिया और 1 ग्राम ये लिया। इन दोनों की जब हमने क्रिया कराई तो क्या बोला, लवण बना और पानी बना, लेकिन साथ में कुछ ऊष्मा भी मिली, तो इस ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। ठीक, अब देखिए अम्ल और क्षार के बारे में हमने पढ़ लिया, पढ़ते हैं लवण के बारे में। जो बार बार ये लवण बन रहा था अम्ल और क्षार की क्रिया के बाद, अब उस लवण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक,
किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे पहले Na और Na क्या था, NaCl बना तो क्या वो क्या था, लवण था, नमक। ठीक, NaCl का होता है नमक, नमक। ठीक, तो अब इसके ये जो इसे नमक कह रहे थे, इसे लवण भी बोलते हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट क्या बना है, नमक बना है। तो अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम, लवणों के बारे में। किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। जैसे कि NH3 क्या है, क्षार, HCl क्या है, अम्ल। इन दोनों की अभिक्रिया से जो प्राप्त ये मिला है लवण, इसे क्या, इसे ही ये जो मिला है, प्राप्त प्रोडक्ट मिला है, यौगिक मिला है, या उत्पादक कह दो, उत्पादक, इस उत्पादक को हम लवण बोलेंगे। ठीक, अब इनके बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं। अब जैसे क्या, सामान्य लवण, देखिए अब मैं आपको पहले समझा दूँ कुछ, फिर बाद में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए जैसे क्या, अगर किसी विलयन में ये जल ले लिया हमने। ठीक, इस जल में हमने नमक भी डाला नमकीन करने के लिए। ये ठीक, ये मैं ऐसा बनाता हूँ। ये एक बर्तन लिया जिसमें हमने जल ले लिया, अब इसमें बाहर से हमने नमक भी डाला और चीनी भी डाली। ठीक, चीनी भी डाली हमने, लेकिन हमने क्या करा, नमक थोड़ा कम डाला है और चीनी थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो अब इसका जो, जब इसे हम पिएंगे तो इसका जो टेस्ट होगा वो मीठा होगा, क्योंकि चीनी ज़्यादा है और नमक कम है। जब जो चीज़ ज़्यादा होगी तो उसका टेस्ट भी तो उसे बोलेंगे क्या, कि मीठा है। यदि इसका अगर उल्टा कर दें मैं हम, कि चीनी कम कर दें मैं और नमक ज़्यादा कर दें मैं, तो वो क्या होगा, नमकीन हो जाएगा। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब ये जो अम्ल है ये सारे समझ में आ जाएंगे आपको। देखिए मैं इसे सामान्य लवण को बाद में पढ़ाऊँगा, पहले देखिए ये लवण कितने प्रकार होते हैं, कई सारे प्रकार के, जिसमें एक अम्लीय लवण है और एक क्षारीय लवण है। देखिए वे लवण जिनमें विस्थापनीय H आयन होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। ठीक, जिसमें H आयन होगा वो अम्लीय लवण कहलाएगा, जिसमें OH आयन होगा वह क्षारीय लवण कहलाएगा। उस लवण के अंदर H आयन होगा तो जो है अम्लीय लवण हो गया, और OH आयन हो गया तो वो क्षारीय लवण होगा। और जिसके अंदर H आयन और OH आयन कोई सा ना होगा तो वो कहलाएगा सामान्य लवण। ठीक है, जिसके अंदर ये देखिए सामान्य लवण की परिभाषा क्या, वे लवण जिनमें विस्थापनीय H आयन या OH आयन नहीं होते हैं तो सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl में कोई देखो H नहीं दिखाई दे रहा, KNO3 में भी कोई H या OH कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगे, सामान्य लवण। और अम्लीय लवण जिसमें H आयन होगा, जैसे कि NaH आयन हैगा इसके अंदर, NaHSO3 H आयन हैगा, तो ये लवण कौन से होंगे, अम्लीय लवण। और क्षारीय लवण कौन से होंगे, जिनके अंदर OH आयन होगा। ठीक, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH आयन होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं, जैसे कि ये दे रखा है। ठीक, अब मिश्रित लवण देख लीजिए, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। ठीक, एक से अधिक प्रकार के धनायन हो या ऋणायन हो तो मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे NaKSO4 देखिए ये Na क्या है, प्लस, और K क्या है, ये भी प्लस है, तो दो प्रकार के वो हो गए, धनायन हो गए। तो यही तो कह रहे हैं, जब ये इसका कैसा पता चलेगा ये प्लस है, ये प्लस, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर आवर्त सारणी पढ़नी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, उसमें पता चलेगा कि ये प्लस है और ये K भी प्लस है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, वे लवण जिनमें एक से अधिक हो गया, पहले Na भी प्लस है और ये भी प्लस है, SO4 माइनस, एक से अधिक प्रकार के धनायन है या ऋणायन, इसकी जगह कोई और पदार्थ हो तो ऋणायन भी हो सकता है। ठीक, होते हैं तो मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित का मतलब वो मिक्सिंग है, दो या दो से अधिक
जो है ऋणायन है, उसके धनायन या ऋणायन है, तो इसलिए उनका नाम मिश्रित लवण, मिक्सिड सब पता चल रहा है कि वो एक से अधिक उसके अंदर लवण है या एक से अधिक उसके अंदर धनायन या ऋणायन है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसे देखते हुए कि ऐसे लवण जिनके अंदर एक से अधिक धनायन या ऋणायन हो उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं। ठीक, अब द्युक लवण समझ लीजिए। द्युक शब्द से पता ही चल रहा है कि डबल सार्ट्स। तो दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्युक लवण कहते हैं। दो सरल लवण ले लिए, कौन से, ना तो अम्लीय लेओगे ना क्षारीय लेओगे, जो सबसे पहले हमने पढ़े हैं जिसमें अम्लीय क्षार दोनों में से कोई सा नहीं होता है, तो वो लवण लेंगे। दो सरल लवण लेंगे, उनके जलीय विलयन उन्हें गर्म करेंगे, जो नया पदार्थ तैयार होगा उसे द्युक लवण बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने उदाहरण में लिख रखा K2SO4 Al2SO4 √3 24H24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। ठीक है, तो ये किस किस लवणों से मिलकर बना हुआ, K2SO4 से और Al2SO4 से। ठीक, इसमें कोई ना H आयन है ना OH आयन है, दोनों साधारण लवण है, बिल्कुल सरल लवण है। तो दो लवणों से मिलके बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं, द्युक लवण बोलते हैं। अब देखिए लवण जल अपघटन, ये और देख लीजिए लवण का जल अपघटन। जब लवण जल से अभिक्रिया करके अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन या उदासीन विलयन बनाते हैं तो उसे लवण को जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, ये H2O है, इसकी जबकि ये H आयन अलग हो गया, OH आयन अलग हो गया, तो शुद्ध जल में H और OH समान मात्रा में होते हैं। यदि विलयन में H आयन अधिक होंगे, ठीक, अगर ये H आयन अधिक हो गए तो क्या कहलाएगा विलयन, अम्लीय, क्योंकि H आयन क्या होता, किसकी पहचान है, अम्ल की, तो H आयन अधिक हो जाएंगे तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्लीय। अगर OH आयन ज़्यादा हो जाएंगे, H आयन कम रहेगा तो वह विलयन कहलाएगा क्षारीय। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है, शुद्ध जल में H आयन और OH आयन समान मात्रा में होते हैं। यदि विलयन में H आयन अधिक होंगे तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि विलयन में OH आयन अधिक होंगे तो विलयन क्षारीय होगा। ठीक,